नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान के ही लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। एक एक करके सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे संस्थान में सिटी प्लाजा ब्रांच में महिला पर्यवेक्षक, राजस्व निरीक्षक तथा छात्रावास अधीक्षक हेतु एक विशेष बैच की शुरुआत की जा रही है, जिसका तारीख है 21 जून। समय रहेगा शाम 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। यहाँ पर आपको विशेष रणनीति के साथ तैयारी करवाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन एमाइलेज के द्वारा होता है, जिसको हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ये स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो लार के द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम होता है, इसके साथ एक और एंजाइम स्रावित होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के द्वारा भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को मारा जाता है। तो ये दो एंजाइम है जो प्रमुखता से हमारे लार द्वारा सीक्रेट होता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एमाइलेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? बहुत ही सरल प्रश्न है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें यकृत के बारे में, जिसको हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं, तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। पित्ताशय की अगर हम बात करें, बाइल डक्ट, तो ये भी हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है, जिसमें से पित्त का निर्माण किया जाता है यकृत के द्वारा और स्टोर हो जाता है पित्ताशय में। वहीं अगर हम बात करें कॉर्निया, तो कॉर्निया जो होता है मानव नेत्र में मौजूद है और ये हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो आंत या इंटेस्टाइन हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। इसलिए दिए गए प्रश्न में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों आवश्यक होते हैं एंजाइम, तो हमें बताना है। यहां पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। इसको आप ऐसा समझिए, एंजाइम या तो स्वयं उस कार्य को करते हैं या तो फिर किसी अंग को किसी विशेष कार्य के लिए उत्प्रेरित करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं इसको जीव रासायनिक क्रियाओं के प्रेरक है। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, दूध का प्रोटीन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं केसिन, और दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है रेनिन। तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी रेनिन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा दूध पीता है तो माँ के दूध को तो वो आसानी से पचा लेता है, लेकिन अगर हम उसी को गाय या भैंस का दूध पिलाए तो वो उसको पचा नहीं पाता है, क्योंकि उसके शरीर में उतने जटिल यौगिक को पचाने के लिए किसी भी प्रकार का सिस्टम उपलब्ध नहीं है। अगर हम बात करें बड़ों के शरीर में, तो वहां HCl मौजूद रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को सड़ाने गलाने का काम करता है, साथ ही साथ में वहां का pH लेवल को काफी कम कर देता है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा ऑप्शन सी रेनिन जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? गिवन ऑप्शन में अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च। लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है।
हम जानते हैं कि लार ग्रंथियों द्वारा दो प्रकार के एंजाइम का स्रावन होता है, एक होता है एमाइलेज और एक होता है लाइसोजाइम। एमाइलेज जो होता है यही स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। वही अगर हम बात करें तो लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारने का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्टार्च इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है, क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करें, एसिटिक अम्ल नहीं हो सकता, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल नहीं हो सकता, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वही अगर हम बात करें सिट्रिक अम्ल के बारे में, तो सिट्रिक अम्ल भी नहीं होगा। यहां पर ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCl या हाइड्रोक्लोरिक एकमात्र ऐसा खनिज है जो मानव स्टमक में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। वही अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल जो है इसका बेस्ट सोर्स जो है विनेगर या सिरका हम जानते हैं। मेथेनोइक अम्ल या इसी को हम लोग बोलते हैं फार्मिक अम्ल, ये प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो मधुमक्खी के डंक में, चींटियों के डंक में, और एक वनस्पति होता है जिसको हम बोलते हैं नेटल वनस्पति, इसके कांटों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है सभी खट्टे फलों में मिलता है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? रक्त अवशोषण मतलब भोजन का पाचन जब होता है तो उसके जो खनिज, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो रक्त में या रुधिर में कहाँ सबसे ज्यादा अवशोषित किए जाते हैं? खनिज, विटामिन, ये सारे यौगिक जो होते हैं। तो उसका सही आंसर क्या है? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत की अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार के उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जो ब्लड कैपिलरीज को साथ में लेकर चलता है, और यहीं पर जब भोजन मौजूद होता है तो इनके ऊपर कोशिकाओं द्वारा उसके खनिज लवणों को, विटामिन को अवशोषित करके रक्त में मिला दिया जाता है। और यह कार्य यहाँ पर होता है टोटल 90%। बाकी के 10% जो है बड़ी आंत और अन्य अंगों में होता है। तो दिए गए ऑप्शन प्रश्न के अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? प्रोटीन माउथ में हमने पढ़ा अभी, मुख में जो है स्टार्च का पाचन हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन डी, उदर या हम इसको पेट या अमाशय भी बोलते हैं, करेक्ट आंसर होगा। वही अगर हम बात करें अन्य ऑप्शन के बारे में तो छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, मुख गुहा में भी बिल्कुल नहीं होगा, ग्रास नली भोजन को एक पाथ प्रदान करता है, तो यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि उसका क्या रीजन है हमें बताना है। अगर हम बात करें हमारे स्टमक की संरचना के बारे में, तो हमारा स्टमक जो है एक विशेष प्रकार के झिल्ली से बना होता है जो इसके आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है, और यही जो है HCl से भी इनकी सुरक्षा करता है। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन है एक प्रकार का एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम जो होता है जीवों के शरीर में एक प्रकार का जैव रासायनिक उत्प्रेरक होता है जो किसी चीज को करने में मदद करता है या उसको स्टिमुलेट करता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और पाचन प्रक्रिया ही होता है बड़े बड़े अणुओं से छोटे छोटे अणुओं में टूटना। तो इसके अनुसार अगर हम बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो अंग जो होता है यकृत होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ग्लाइकोजन जो है कार्बोहाइड्रेट का जमा रूप है जो जरूरत पड़ने पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। वहीं अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स तो इसको हम लोग जानते हैं डब्ल्यूबीसी के नाम से। थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बात करें तो हम लोग इसको जानते हैं प्लेटलेट्स के नाम से। इओसिनोफिल्स क्या होता है? तो इओसिनोफिल्स जो है डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल तथा इओसिनोफिल शामिल होते हैं। प्रश्न के अनुसार सही आंसर है ऑप्शन ए, इरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है, पित्त कहां जमा होता है? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें उसके निर्माण से संबंधित कौन है तो यकृत, यकृत जो है पित्त का निर्माण करता है। स्टोर कहां होता है? बाइल डक्ट या पित्ताशय में। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं कहां उत्पन्न होती हैं? आरबीसी। तो आरबीसी जो है उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मेरो। ये जो बोन मेरो होता है वहीं पर ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सभी का क्या होता है? उत्पादन होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर जो होता है एक प्रकार का डिवाइस है जो विद्युत आवेग उत्पन्न करता है और ये विद्युत आवेग जो है हमारे हृदय को संकुचित और शिथिल होने में मदद करता है। अगर हम बात करें हृदय के बारे में तो यहां पर एक अंग है जिसको हम बोलते हैं एस ए नोड और यहां पर एक और पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एवी नोड, जो प्राकृतिक रूप से हमारे हृदय में मौजूद है। ये विद्युत आवेग जनरेट करते हैं। ये वाला हिस्सा ऊपरी हिस्से को संकुचित करने में मदद करता है और एवी नोड जो है निचले हिस्से को संकुचित करने में मदद करता है। तो ये प्राकृतिक रूप से होता है। वही जब ये एसे नोड खराब हो जाता है तो इसके जगह पर पेसमेकर नाम का एक यंत्र जो है हृदय पर लगा दिया जाता है जो हमारे हृदय के विद्युत आवेग के कार्य का नियंत्रण करता है। उसके हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक, अभी हम बात कर रहे थे पेसमेकर के बारे में, गति प्रेरक जो है संबंधित है हृदय से। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिका या आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? जब व्यक्ति सोता है तो किसी भी प्रकार के वो कार्यों को नहीं कर रहा होता है, उस समय हमारा हृदय का धड़कन भी शांत रहता है, धीरे धीरे धड़कता है। तो यहाँ पर जो है रक्त दाब जो है घटता है। अगर हम दौड़ेंगे
तो रक्तचाप जो है बढ़ेगा। दिए गए प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? रुधिर दबाव मतलब ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो यहां पर ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। वहीं अगर हम बात करें ईसीजी, ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। ये जो है हमारे हृदय के आवेग से संबंधित होता है, जो ग्राफ के रूप में हम देखते हैं। स्टेथोस्कोप हृदय धड़कन को मापने वाला है। आर्म बैंड हाथ में लगाने वाला पट्टी है। तो दबाव कौन मापता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन जो है एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? लब डब आवाज जो है हमारे हृदय से संबंधित है। जब हृदय धड़कन की क्रियाविधि हम पढ़ते हैं तो वहां लब डब साउंड क्रिएट होता है और टोटल लब डब साउंड का ड्यूरेशन जो होता है 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें एक धड़कन होती है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने के लिए तो लब डब जो साउंड है एक बार का धड़कन होता है, इसको होने में टोटल समय लगता है 0.8 सेकेंड। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। लब डब की अगर हम बात करें तो लब साउंड जो है क्रिएट होता है 0.3 सेकेंड के लिए, वहीं डब साउंड जो है क्रिएट होता है 0.5 सेकेंड। टोटल हो जाता है 0.8 सेकेंड। यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय जो है धड़कता है, तो इसका सही आंसर है 72 बार। बहुत ही बेसिक प्रश्न है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है 4 कोष्ठक होते हैं। चारों कोष्ठक में देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 कोष्ठक यहां मौजूद है। 1 और 2 कोष्ठक जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड से संबंधित होता है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं या अशुद्ध रक्त बोलते हैं। ये रक्त को कहां पंप करता है? तो ये जो है फेफड़ों में रक्त को पंप करता है। वहीं अगर हम बात करें तीसरा और चौथा चेंबर के बारे में, तो ये होता है ऑक्सीजन से युक्त ब्लड, जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध रक्त। ये हमारे पूरे शरीर में सप्लाई किया जाता है। इसके अनुसार हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? नाड़ी दर जो है मापा जाता है धमनी से। धमनी से ही क्यों मापा जाता है? क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो शरीर में पूरे ब्लड को सप्लाई कर रहा है, और उसमें भी चौथे नंबर का चेंबर जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय, इसके द्वारा सिस्टमेटिक एओर्टा या दैहिक महाधमनी में पूरे प्रेशर के साथ ब्लड को भेजा जाता है, जो जिम्मेदार होता है शरीर में रक्त की आपूर्ति के लिए। इसलिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। mmHg की बात करें तो ये होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो रक्तचाप जो है दौड़ लगाते समय बढ़ जाता है। हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा,
इससे रिलेटेड एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, दौड़ लगाते समय मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? तो मांसपेशियों में दर्द का कारण होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या है? तो जब हम दौड़ लगाते हैं तो ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है वो संबंधित अंग पर ज्यादा हो जाता है। क्योंकि हम उसी अनुपात में ऑक्सीजन वहां सप्लाई नहीं कर पाते, तो वहां पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे संबंधित अंग में दर्द महसूस होता है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? एक सामान्य एवरेज पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 2 अरब, या ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो यहाँ जो है पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, ब्लड को हमारे शरीर में पंप करता है। एक बार में अगर हम बात करें लब डब के साउंड में कितना ब्लड पंप होता है? 70 मिलीलीटर ब्लड एक बार में शरीर में भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? सबसे विशालतम धमनी ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एओर्टा या दैहिक महाधमनी होती है, ये सबसे विशालतम धमनी होती है, जो दिया गया ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर होगा। एओर्टा जो होती है पूरे शरीर में रक्त की सप्लाई करती है, इसलिए यही विशालतम धमनी है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? तो रक्त की कुल कितनी मात्रा है? ये है शरीर के वजन का 7%। हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वयस्क व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? औसत एवरेज वॉल्यूम पूछा गया है, ये है 4 से 5 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति में आयतन होता है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? पीएच या जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का पावर जिसको बोला जाता है, इसमें पीएच जो है हो जाएगा ऑप्शन डी 7.4 इज करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं विज्ञान के अगले सीरीज में, जिसमें हम इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।